वहाँ महिलाओं और बच्चों को बर्बर तरीके से मारने का काम किया, नंगी औरतों को नंगे घुमाने का काम किया। इसको देख करके हम समझते हैं विश्व की मानवता भी शर्म से बवाल शुरू हो जाता है, दंगा शुरू हो जाता है। तो कुछ लोगों की आदत है कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी चैन से नहीं रहना है, लेकिन चैन से रखने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार भरपूर तरीके से आतंकवादियों के साथ विश्व के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। और इसी नीति पर काम करते हुए मोदी जी की सरकार ने इजराइल सरकार का समर्थन किया है, क्योंकि हमास ने पहली भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ निपटने का काम किया। और उनका कहना है कि मोदी सरकार उनके भावनाओं का सम्मान नहीं करे। इस प्रदर्शन को और मुसलमानों को लेकर किस रूप देखते हैं? देखिए, भारत की नीति है और खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि विश्व के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का आतंकवाद हो उसका हम विरोध करते हैं। और जिस तरह से इजराइल के अंदर घुस करके हमास ने आतंकवादी घटनाएं की, वहाँ महिलाओं और बच्चों को बर्बर तरीके से मारने का काम किया और जिस तरह से नंगी औरतों को नंगे घुमाने का काम किया, इसको देख करके हम समझते हैं विश्व की मानवता भी शर्म से नहा उठेगी। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आतंकवादियों के साथ विश्व के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। और इसी नीति पर काम करते हुए मोदी जी की सरकार ने इजराइल सरकार का समर्थन किया है, क्योंकि हमास ने पहली शुरुआत किया है और हमास के ऊपर इजराइल अपने आत्मरक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ वो आक्रमण कर रहा जुटा है। सबको अपने स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। आखिर में क्या कारण कि भारत में मुसलमान हमास के साथ खड़े हैं और इजराइल के विरोध में रैली निकाली जा रही है, नारेबाजी हो रही है, नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुए? तो हिंदुस्तान में कुछ लोगों की आदत है कि यूनान में कुरान के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया तो हिंदुस्तान में बवाल शुरू हो जाता है, दंगा शुरू हो जाता है। तो कुछ लोगों की आदत है कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी चैन से नहीं रहना है, लेकिन चैन से रखने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार भरपूर तरीके से कर रही है। और जो लोग भी इस तरह के गलत मुद्दे को लेकर के और देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करने का काम करेंगे, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ निपटने का काम करेंगे। अच्छा, आप भाजपा से दूसरी बार ओबीसी के सांसद हैं और विपक्षी दल खासतौर पर इंडिया गठबंधन के नेता जातीय जनगणना को लेकर के भाजपा के ऊपर हमलावर। आप एक ओबीसी सांसद के रूप में आपका क्या मानना है, जातीय जनगणना होना चाहिए अथवा नहीं? कतई नहीं होना चाहिए। और इसलिए नहीं होना चाहिए कि देश के अंदर आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस ने शासन किया है और पहली बार पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए काका कालेलकर की समिति गठित हुई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया ओबीसी के लिए। उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और जब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, मंडल आयोग का गठन हुआ। 80 में जनता पार्टी की सरकार चली गई, मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया। उसके बाद लगभग 20 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कभी मंडल आयोग के उस संस्कृति को निकालने का काम नहीं किया, लागू नहीं किया। अपने समय में इनके मंत्रिमंडल में ओबीसी की जो प्रतिनिधित्व नगण्य रहता था, प्रदेशों में कोई उपस्थिति नहीं थी। आज हम कह सकते हैं कि ओबीसी के तो नहीं, लेकिन अगर जाति का जो मामला आता है कि हिंदुस्तान में माना जाता है कि जिस जाति में पैदा हुए हैं वो जाति तो जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक रहेगी। तो आज हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च नेता नरेंद्र भाई मोदी ओबीसी में पैदा हुए हैं और ओबीसी के नेता हैं, उनसे बड़ा ओबीसी का आखिर में क्या कारण है कि सुशील मोदी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता जातीय जनगणना के खुल करके वकालत कर रहे हैं? ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि केशव प्रसाद मौर्य या सुशील मोदी ने जाति जनगणना की बात की हो। और जाति जनगणना किस बात की होगी? मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लालू यादव और उनके परिवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या कि सामान्य ओबीसी का भी कोई जाके मुख्यमंत्री बने, उसको साधन में प्रतिनिधित्व मिले, उसको नौकरी में आरक्षण मिले। इसलिए केवल जाति जनगणना होनी चाहिए कि केवल जाति के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, मंडल के नाम पर एक जाति का केवल विकास हो और जातियाँ पीछे रहे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, क्या आप मानते हैं कि देश के लोग महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान बेरोजगारी के चलते जो है तमाम तरह की दिक्कतों से। महंगाई समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, बारिश ठीक ठाक हो गई, महंगाई कंट्रोल में है। नहीं बारिश हुई तो महंगाई बढ़ सकती है। कुछ ज़्यादा बाढ़ की विभीषिका आ गई, महंगाई बढ़ सकती है। तो महंगाई घटती बढ़ती रहती है। और हम लोगों को याद है कि कांग्रेस के शासनकाल में जब
नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, महंगाई की दर निरंतर 11% से ऊपर रहा करती थी। आज जब ज़्यादा महंगाई थी तब 7% की महंगाई थी, आज वो घट करके 5.3% हो गई है। मानते हैं कि देश में महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है। और बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं तो खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए नकल की छूट दे करके और नकल करा के लड़कों को सर्टिफिकेट बांटने का काम किया, जो कभी किसी कंपटीशन में पास नहीं हो सकते, वही सर्टिफिकेट लेके ज़्यादा घूमते हैं कि मैं बेरोजगार। यानी देश में नौजवानों के बेरोजगारी का कोई संकट नहीं है? कोई संकट नहीं है। इतनी योजनाएं चल रही है, सबको सरकार नहीं नौकरी दे सकती। इतनी योजनाएं चल रही हैं कि कोई नौजवान अगर चाहता है कि मैं कोई काम करूं तो उसके पीछे सरकार और बैंक पैसा लेकर खड़े हैं कि भैया लो ये पैसा, अपना धंधा करो, रोजगार करो। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो वो तो बेरोजगार रहे। जय हिंद।